Hello everyone, this side Mayank Jhunjhunwala from IIT Kanpur. I am currently pursuing my BTech in Mechanical Engineering from IIT. I was solving the chapter sets with you from NCERT Exemplar. So we had done till question number 14 and now let's move on to question number 15. So what's given here? It is saying for all sets A, B and C, if A is a subset of B, then prove that A is a subset of C is A intersection C is a subset of B, C. So how can we do this thing? Firstly, since it is given to prove, so this statement is true. We have to just prove it. Just prove it. So how can we do this thing? Okay, so let's start with. Okay, let me do it with pen only. What I will say. Let's say I am assuming let an element X belongs to A intersection C. So I am taking an element X, and what I am assuming that this belongs to A intersection C. A intersection C. ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एलिमेंट ले रहा हूँ X और मैं बोल रहा हूँ कि वो A इंटरसेक्शन C में लाई करता है। तो अब मुझको प्रूव करना है कि A इंटरसेक्शन C B इंटरसेक्शन C का सबसेट है। ठीक है, अब इसका मतलब AX जो है A इंटरसेक्शन C में लाई करता है, इसका मतलब क्या हुआ? इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि वो दोनों सेट में लाई करना चाहिए, A में भी और C में भी। इसका मतलब ये है कि X लाइज इन बोथ। इसका मतलब X belongs to A also and X belongs to C also and X belongs to C also। ठीक है, यहाँ बीच में एंड आएगा और नहीं आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे बीच में एंड आएगा। तो मतलब एंड लिख देता हूँ मैं, एक बार ऐसे भी करता हूँ, ठीक है। तो एक्स दोनों में बिलोंग करता है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है? मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन में कि मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए अगर बी का सबसेट है, इसका मतलब जो एलिमेंट्स ए में है वो बी में तो है ही। तो अगर मेरा एक्स ए को बिलोंग करेगा तो मतलब मेरा एक्स बी को भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरा एक्स जो है वो बी को भी बिलोंग करेगा। एक्स बिलोंग्स टू बी ऑल्सो, क्योंकि एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और ए बी का सबसेट है तो वो बी को भी बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ठीक है। तो ये अपन ने इतना लिख लिया, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। अब इस दोनों का वापस क्लब करके लिखेंगे। अपन लोग इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट पे आए थे, अब अपन लोग इस स्टेटमेंट से वापस इस टाइप के स्टेटमेंट में जाएंगे। तो कैसे जाएंगे? अपन लोग लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू, क्योंकि वो बी में भी लाई कर रहा है सी में भी लाई कर रहा है, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दोनों में लाई कर रहा है, क्योंकि वो बी में भी और सी में भी है, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। तो बस फिर अपन ने प्रूव कर दिया, क्योंकि वो इसमें भी लाई कर रहा है इसमें भी लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए intersection C is a subset of B intersection C, hence proved। ठीक है, मैंने क्या किया? मैं स्टेटमेंट्स को लेकर चला। मैंने एक माना कि एक्स इसमें लाई करता है, फिर इससे मैंने एंड वाला स्टेटमेंट लिखा, क्योंकि ए में लाई करा तो वो बी में भी लाई करेगा, क्योंकि वो उसका सबसेट है। वहां से फिर अपन इस पे आए, तो क्योंकि अगर एक्स इसमें भी लाई करा है तो इसमें भी लाई करा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन सी जो है वो बी इंटरसेक्शन सी का सबसेट है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 था ये। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है? अपने को दिया हुआ है इसमें बस अपने को ऊपर वाले में इंटरसेक्शन प्रूफ करना था, इसमें अपने को यूनियन प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? वैसे प्रूफ करेंगे, कोई भी एक कंडीशन चल लो। लेट्स से एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। ठीक है, पहले मैंने इंटरसेक्शन माना था, इसमें यूनियन मानूंगा कि मेरे को यूनियन प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या हुआ? यूनियन का मतलब होता है और। इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए और यूनियन है ना, यूनियन का मतलब किसी एक में होगा तो भी चलेगा, दोनों में भी हो सकता है या फिर किसी एक में होगा तो भी, इसका मतलब यही होता है यूनियन का मतलब। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी, या दोनों में भी हो सकता है, और का मतलब वो होता है। ठीक है, अब वापस वही बात है, क्योंकि ए बी का सबसेट है तो मतलब एक्स बी में भी लाई करेगा। इसका मतलब एक्स इज ऑल्सो ऑल्सो लाइज इन सेट बी। ठीक है, तो बाकी स्टेटमेंट में ऐसे कैसे लिख देता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू सी। ठीक है, अब एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी को मैं वापस क्लब करूंगा। क्लब करूंगा तो किस में जाऊंगा? यूनियन में जाऊंगा वापस। इसका मतलब मेरा एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। वापस मैंने प्रूफ कर दिया कि अगर एक्स ए यूनियन सी में लाई कर रहा है तो एक्स बी यूनियन सी में भी लाई करेगा। ये तो मुझे प्रूफ करना था। हेंस ए यूनियन सी
इज अ सबसेट ऑफ बी यूनियन सी। ये मुझे प्रूफ करना था, मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, इसमें आप चाहे तो यहाँ पे वो भी लगा सकते हो ब्रैकेट, मतलब ऐसे, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना था, वैसे मैंने प्रूफ कर दिया। मैंने सेम वैसे ही किया जैसे मैंने पिछले वाला किया था। बस पिछले वाले में मैंने इंटरसेक्शन माना था, इसमें मैंने यूनियन माना है, जो मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 15th 16th। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17th। 17th में क्या बोला है? फॉर ऑल सेट्स ए बी एंड सी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ सी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, देन प्रूव दैट ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ सी। नहीं नहीं, ये अपने को हाँ प्रूफ करना है। तो इसमें वापस वैसे लेके चलते हैं, कोई एक कंडीशन मान लो, बाकी अपने आप प्रूव हो जाती है। ठीक है, सॉरी। सो हाउ कैन वी डू दिस? लेट्स से आई एम लेटिंग दैट माय एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ऐसा मैं मान रहा हूँ, अपन लोग एक कंडीशन लेके चलते हैं जैसे मैंने बताया, और बाकी कंडीशन प्रूव करते हैं। तो आई एम लेटिंग दैट माय एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये हुआ इसका मतलब, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब क्योंकि मेरे को दिया हुआ है कि जो मेरा ए है वो सबसेट ऑफ सी है, इसका मतलब मेरा जो एक्स है वो ए में अगर लाई करेगा तो सी में भी लाई करेगा। इसका मतलब मेरा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू सी, एक्स बिलोंग्स टू सी। और यहाँ से भी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा बी भी सबसेट ऑफ सी है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू सी, क्योंकि जो चीज बी में लाई करी है वो सी में तो लाई करेगी, क्योंकि वो उसका सबसेट है इसलिए। एक्स बिलोंग्स टू सी और एक्स बिलोंग्स टू सी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक्स सी में तो पक्का लाई कर रहा है। हम लोग और का मतलब क्या लेके चल रहे थे? और का मतलब ये लेके चल रहे थे क्या तो वो इसमें होगा, या तो इसमें होगा, या तो दोनों में होगा, लेकिन अपने को पक्का नहीं पता था कि वो दोनों में होगा। यहाँ से अपने ने कंडीशन निकाली, ए में लाई करेगा तो वो सी में लाई करेगा, बी में लाई करेगा तो वो सी में लाई करेगा। दोनों तो इन सी के सी वालों के बीच में और है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो सी में लाइक कर ही रहा है, कंडीशन नहीं है यहाँ पे। एक्स बिलोंग्स टू सी और एक्स बिलोंग्स टू सी, इसमें ट्रू कब होगा? जब इसमें से कम एक चीज ट्रू होगी, और दोनों एक ही चीज लिखी हुई है कि एक्स बिलोंग्स टू सी। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स सी का एलिमेंट है। ठीक है, तो अपने को ये प्रूव करना था कि ए इंटरसेक्शन बी में अगर कोई एलिमेंट लाइक करता है तो वो सी में भी लाइक करेगा, वो अपन ने प्रूव कर दिया। तो हेंस प्रूव्ड कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना था, मैंने प्रूफ कर दिया, ये सबसेट है, सी है। डोंट बी कंफ्यूज फ्रॉम आइदर ऑफ these साइंस। ओके, सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 17। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है कि फॉर ऑल सेट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ये भी अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, तो अपन लोग एलएचएस या आरएचएस में से कोई एक चीज प्रूव कर देता है। चलो अपन लोग एलएचएस लेके चलते हैं और उसको आरएचएस के बराबर प्रूव करते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या दिया हुआ है एलएचएस में? एलएचएस में अपने को दिया हुआ है ए यूनियन बी माइनस ए। ए यूनियन बी माइनस ए मतलब क्या हुआ, समझ में आया? बी माइनस ए का मतलब वो वाले एलिमेंट जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, ये हुआ। और ए यूनियन बी माइनस इसका मतलब क्या हुआ? इसमें वो सारे एलिमेंट आ गए जो ए में भी है और बी में भी है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ए यूनियन बी माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? बी माइनस ए को मैं लिख सकता हूँ बी इंटरसेक्शन विद ए बार। मतलब वो वाले एलिमेंट्स जो ए बार में नहीं है और जो बी में है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ए बार में भी हो और बी में भी हो। मतलब वो एलिमेंट्स जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, वो वाले एलिमेंट्स आएंगे इससे। बी माइनस ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर अपने को नहीं पता तो ये बात ध्यान रख लेना। माइनस का मतलब होता है कि जो एलिमेंट्स बी में है बट ए में नहीं है, तो अपन उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी इंटरसेक्शन विद दोज एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। ए बार का मतलब वो वाले एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए यूनियन विद बी इंटरसेक्शन ए बार। ठीक है, अब मैं इसको खोल लेता हूँ। खोल लेता हूँ इन द सेंस यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ए यूनियन बी, इसका ब्रैकेट, ठीक है, इंटरसेक्शन विद ए यूनियन ए बार। ऐसे मैंने खोल दिया इसको, नॉर्मल प्लस माइनस से खोलते हैं वैसे खोल देते हैं इसको भी। ठीक है, अब देखो ये चीज बन गई मेरी। अब मैंने लिख दिया ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद ए यूनियन ए बार। अब ए यूनियन ए बार क्या हुआ? ए यूनियन ए बार तो यूनिवर्सल सेट हो गया ना, मतलब जो एलिमेंट्स ए में है और जो एलिमेंट्स ए में नहीं है। वही बात हो गई ना कि एक सेट आपने लिया, उसके अंदर कोई एक स्मॉल सेट है ए,
तो एक स्मॉल सेट ए वाले एलिमेंट्स और जितने भी एलिमेंट्स ए के बाहर है वो सारे एलिमेंट्स, तो वो तो पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये बेसिकली हो गया ए यूनियन बी, ये पी बन गया सॉरी, ए यूनियन बी एंड इट इज इंटरसेक्टिंग विथ यूनिवर्स यू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो एलिमेंट जो ए यूनियन बी में है और जो यूनिवर्स में है। ऑब्वियस सी बात है, यूनिवर्स में तो सारे एलिमेंट्स होते हैं। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि वो वाला एलिमेंट जो दोनों में होना चाहिए। यूनिवर्स में तो सारे एलिमेंट है, तो यूनिवर्स की तो टेंशन ही नहीं है अपने को सिर्फ ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स है वो वाले लगेंगे इसका मतलब। क्योंकि इसमें कौन से लेते हैं, इसमें वो वाले सेट लेते हैं ना इंटरसेक्शन में, वो वाले एलिमेंट्स लेंगे जो दोनों में होंगे। यूनिवर्स में वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए यूनियन बी में है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ठीक है, और यही तो था अपना आरएचएस ए यूनियन बी, तो अपन ने प्रूव कर दिया। सिंपल अपने को सेट्स की प्रॉपर्टीज लगानी है, उससे अपना अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 18th। नाउ मूविंग ऑन टू 19th वन। 19th में क्या बोला है, फॉर ऑल सेट्स ए एंड बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको वापस मैं वैसे वैसे लिखता हूँ, ए माइनस बी को मैं वापस वैसे लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, ए ए माइनस ए, एक मिनट, दिस इज ए माइनस बी है ना, तो इसको वापस मैं वैसे लिखता हूँ, ए माइनस ए इंटरसेक्शन विद बी बार, जैसे मैंने पिछले में लिखा था ना, वैसे मैंने वापस लिख दिया। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, इसको लिख सकता हूँ वापस, मैं माइनस को वैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ बीच वाले माइनस को। कैसे लिखूंगा, ए इंटरसेक्शन, माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस के बाद जो एलिमेंट है उसमें बार लगा दो और बीच में इंटरसेक्शन डाल दो, जैसे मैंने अभी किया था। तो वापस मैं वही कर रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन विद ए यूनियन बी का बार का होल बार। ठीक है, इसका मतलब क्या था, जो एलिमेंट्स ए में है लेकिन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी बार में नहीं है, तो उसको मैंने बस लिख दिया ए इंटरसेक्शन विद ए यूनियन बी बार का बार। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था ए माइनस बी, मैंने क्या किया था, माइनस की जगह इंटरसेक्शन कर देता और बी में बार लगा देता। वैसे मैंने माइनस की जगह इंटरसेक्शन कर दिया और पूरे पे बार लगा दिया। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना हमेशा। तो अब मैं बार को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, बार को डिस्ट्रीब्यूट करना आता ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, बाहर वाला एलएचएस रहेगा, अंदर वाला क्या हो जाएगा। एक तो मैंने आपको बताया कि जब भी अपन पूरे में बार लगाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये कैसे हो जाएगा, ये डी मॉर्गन थ्योरम है। ए पे आ जाएगा बार, इंटरसेक्शन बन जाएगा यूनियन, और बी के बार का बार बी रह जाएगा। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन विथ ए बार यूनियन बी। ठीक है, तो अब वापस मैं इस इंटरसेक्शन को खोल दूंगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो इट वुड बिकम ए इंटरसेक्शन ए बार यूनियन विथ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, चाहे तो इसका ब्रैकेट लगा दो। अब वापस ए इंटरसेक्शन ए बार क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए बार हो जाएगा नल सेट। क्यों, क्योंकि पिछले में तो यूनियन था तो यूनिवर्स आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, वो वाला एलिमेंट जो ए में भी होना चाहिए और ए बार में भी होना चाहिए, ये तो डेफिनेशन समझ में आ रहा है। ए बार मतलब वाले एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो इन दोनों में तो कोई इसमें क्या लेते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं ना। ए बार और ए में तो कॉमन एलिमेंट होगा ही नहीं, तो इसका हो जाएगा नल सेट। नल सेट का मैं यूनियन कर रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी के साथ। तो आई होप समझ में आ गया होगा अब तो आपको आंसर। यूनियन का मतलब क्या होता है, वाले एलिमेंट्स जो दोनों में हो। नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब वो होता है कि एटलीस्ट वाला एलिमेंट किसी एक में होना चाहिए। तो इसका मतलब नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा और ए इंटरसेक्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो अपने को यही प्रूफ करना था। यस, तो ये अपन ने प्रूफ कर दिया। आई होप समझ में आया होगा। कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सेट्स के प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ एंड देन आई एम गेटिंग द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है, फॉर ऑल सेट्स ए एंड बी, ए माइनस ए यूनियन बी, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, मुझे प्रूफ करना है। तो वापस मैं इसको वैसे लिखता हूँ, सबसे पहले तो ए माइनस ए यूनियन बी को वापस मैं वैसे लिख देता हूँ जैसे मैं अभी तक लिख रहा हूँ। माइनस को बदल दिया इंटरसेक्शन में, और ए यूनियन बी पे लगा दिया मैंने, ए इंटरसेक्शन बी पे मैंने लगा दिया बार। ए इंटरसेक्शन बी पे मैं लगा देता हूँ बार। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। अभी वापस मैं वही करूंगा, क्या, मैं बार को खोल दूंगा इन पे, मतलब डी मॉर्गन थ्योरम लगा दूंगा। तो ये हो जाएगा ए बार
इंटरसेक्शन विच चेंज टू यूनियन बी बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन विथ ए बार यूनियन बी बार। वापस अब मैं यूनियन को खोल दूंगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। इट वुड बिकम ए यूनियन, ब्रैकेट लगा दो चाहो तो, ए यूनियन ए बार यूनियन विथ ए इंटरसेक्शन बी बार। ठीक, तो ये बन जाएगा मेरा। अब ऑब्वियस सी बात है, वापस यहाँ पे बन गया ए इंटरसेक्शन ए बार। अभी मैंने आपको बताया था ये हो जाएगा नल सेट, क्योंकि दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट होगा ही नहीं। और इसका मैं यूनियन ले रहा हूँ ए यूनियन बी बार से। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए यूनियन बी बार। अब इसको वापस मैं माइनस के फॉर्म में लिख देता हूँ, जैसे मैं अभी तक लिख रहा था। मैं क्या कर रहा था, मैं माइनस को बदल रहा था इंटरसेक्शन से, तो इंटरसेक्शन की जगह आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे मैं लगा दे रहा बार, मतलब ए माइनस बी हो जाएगा। वही हुआ ना, जो एलिमेंट्स ए में है लेकिन बी में नहीं है, वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। बी बार मतलब वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है और ए में है, क्योंकि इंटरसेक्शन दोनों में होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए माइनस बी के बराबर। और ये मुझे प्रूफ करना था, तो ये मैंने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है देखते हैं। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 21 सेइंग? क्वेश्चन नंबर 21 में बोला फॉर ऑल सेट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी इज इक्वल माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ओके, तो वापस वही करेंगे जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं। पहले माइनस को उसमें चेंज करेंगे, मतलब ए यूनियन बी माइनस माइनस बी को मैं उसमें चेंज कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटरसेक्शन बी बार। ठीक, अब मैं इसको खोल देता हूँ, तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन विथ बी इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है, वापस बी इंटरसेक्शन बी बार हो जाएगा नल सेट। तो यहाँ पे क्योंकि यूनियन बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है, और वापस मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में लेता हूँ, तो इंटरसेक्शन विल चेंज टू माइनस साइन एंड बी बार विल बिकम बी, तो दिस थिंग इज इक्वल टू ए माइनस बी। ये मुझे प्रूफ करना था, ये मेरा प्रूफ हो गया। तो hence, समझ में आपको कितना जल्दी जल्दी हो रहा है। तो आपको बस इनिशियली दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, देन आप अपने आप गो थ्रू हो जाओगे इन सबसे, तो अपने आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 21 एंड मूविंग हेड टू क्वेश्चन नंबर 22। सो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है अपने को? क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। अपने को एक सेट दिया हुआ है कि which is given to us as t belongs x belongs to t, and what is the condition on x? This condition is given x plus 5 upon x minus 7 minus 5 is equal to 4x minus 40 divided by 13 minus x। मेरे को ये कंडीशन दी हुई है। पहले तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं इस कंडीशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, और अगर अपनी x की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब मेरा सेट एम्प्टी नहीं है, और अगर x की कोई वैल्यू नहीं आ रही इसका मतलब मेरा सेट एम्प्टी है। तो अपने को बस बेसिकली x के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। पहले मैं ले लेता हूँ एलसीएम, तो ये हो जाएगा x प्लस 5, एक्स प्लस 5 माइनस 5x। मैं बस एलसीएम लिया है, मैंने कुछ नहीं किया। माइनस 5x प्लस 35 प्लस 35 डिवाइड बाय x माइनस 7 इज इक्वल टू 4x माइनस 40, 4x माइनस 40 डिवाइड बाय 13 माइनस x, 13 माइनस x। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 प्लस 35 हो जाएगा 40, सो इट विल बिकम 40 माइनस 4x। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 13 माइनस x से, मल्टीप्लाइड बाय, एक मिनट एक काम करो ना, इसको रहने दो अभी, बिकॉज यहाँ पे अपने को सामने वही चीज दिख रही है तो वो कैंसिल हो जाएगा। सो दिस थिंग डिवाइड बाय x माइनस 7 इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 40 माइनस 4x
और क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया तो मैं माइनस नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट विल बिकम x माइनस 13। इससे क्या होगा, ये वाली चीज और ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी। अपने को क्या मिल जाएगा, अपने को मिल जाएगा x माइनस 13। कुछ गलती करी क्या, लेट मी चेक। इट विल बिकम x प्लस 5 माइनस 5x प्लस 35, that is 40 minus 4x, and here we are given 4x minus 40. So basically, okay, so here we were given 13 minus x, no? So something is wrong, I guess. I think here would be x minus 13 or something like that. But solving like this, we are getting x belonging to, since we are getting, okay, I think we have done one minus sign issue because here x and x will get cancelled and we will get something fishy type of equation. So I think we did some negative error, मतलब यहाँ पे x minus n की 13 minus x आएगा, सोचा मैंने multiply नहीं किया I guess. So it would become something like this, and we will get x minus 7 equal to 13 minus x. I think we've done some calculation error because otherwise x will get cancelled, and because we have a minus x आना चाहिए basically, तभी we will get some value for x and we will get 2x equal to 20. So from here, what we are getting x equal to 10. Since we are getting some value of x, because पहले अपन अगर मानते कि अपन लोग पहले से ही कर रहे हैं, तो we were getting some radical equation like minus 7 equal to 13 or something like that. It's not possible. So I think this one is right. Might be some error with the question. Here it would be x minus 13 or something like that. So since we are getting value of x, so t is not an empty set, and why t is not an empty set? Because we are getting some value for x. So this is the justification for the answer that t is not empty. Okay. So leave this question because there's some issue here. I guess. Moving on to next one. Question number 23. Question number 23. Okay. So what's there in question number 23? These are from long answer type questions. So moving ahead, like A, B, and C be sets, then show that A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C. ओके, तो अपने को ये दिखाना है। तो ये वैसा ही अपन ऊपर कर देते हैं, जस्ट ये थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि इसमें अपने को एलएचएस और आरएचएस प्रूव करना है। तो इसको मैं कैसे करूं, इसको मैं वैसे करता हूँ जैसे मैं ऊपर वाले कर रहा था। आई एम टेकिंग लेट एक्स बिलोंग्स टू, let x belongs to A intersection B union C. ठीक है, A intersection B union C में लाई करता है, ये मैंने माना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा x belongs to A, ठीक है, x belongs to A and x belongs to B union C, ये हुआ इसका मतलब। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x belongs to A and इसको मैं खोलूंगा तो कैसे खोलूंगा, x belongs to B और x belongs to C, ठीक है। तो दिस वुड बी समथिंग लाइक दैट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x belongs to A, क्योंकि एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इसका मतलब x belongs to A इंटरसेक्शन B, या फिर मतलब और x belongs to, वैसे खोल रहा हूँ क्लब कर रहा हूँ, ठीक है, A इंटरसेक्शन C, क्योंकि बीच में एंड लगा हुआ है ना, एंड मतलब इंटरसेक्शन। तो मैं बेसिकली इसी को सॉल्व करते हुए आगे आ रहा हूँ। तो वापस और का मतलब होता है यूनियन, तो इसको वापस मैं क्लब कर देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x belongs to A यूनियन इंटरसेक्शन B, और का मतलब होता है यूनियन A इंटरसेक्शन C, ठीक है। अब देखो अपन को यही तो प्रूफ करना था, A
इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, वो अपने प्रूफ कर दिया। तो अपन ने एक तरफ प्रूफ कर दिया क्योंकि मैं एक तरफ लेके चल रहा था। अब मेरे को ऐसे भी प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरे को इक्वल टू प्रूफ करना है ना। तो बेसिकली मैंने लिया कि इसका एलिमेंट है तो इसका एलिमेंट होगा, लेकिन अब मेरे को ये लेना पड़ेगा कि अगर इसका एलिमेंट है तो इसका एलिमेंट भी होगा। तो मेरे को बहुत साइड प्रूफ करना पड़ेगा क्योंकि बीच में इक्वल टू साइन बना हुआ है, मतलब इफ एंड ओनली किस टाइप की कंडीशन है। तो मैंने एक साइड प्रूफ कर दिया, अब मैं दूसरी साइड प्रूफ करता हूँ। तो लेट्स से इस बार मैं वाई लेता हूँ। लेट्स सम एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू आवर RHS, मतलब वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक, ये हुआ। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसका मतलब यूनियन का मतलब होता है बीच में और, इसका मतलब वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। ये हुआ मतलब। अब इसको वापस खोल दूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो वाई बिलोंग्स टू ए और वाई, सॉरी, और वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, सिमिलर वे में मैं इसको भी खोल दूंगा और, ओह सॉरी, बीच में इंटरसेक्शन है, मैंने और लिख दिया एंड होगा यहाँ पे। टू वरी मेक इट एंड और वाई बिलोंग ए एंड वाई बिलोंग्स टू सी। ठीक है, सो दिस वे। अब मैं वापस को क्लब कर दूंगा। कैसे करूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि दोनों में y बिलोंग्स टू ए तो है, तो मैं उसको कॉमन ले लेता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, y बिलोंग्स टू ए एंड ब्रैकेट y बिलोंग्स टू बी और y बिलोंग्स टू सी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। अब बस इसको मैं उस फॉर्म में लिखता हूँ, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू, और का मतलब होता है यूनियन बी यूनियन सी। तो बस अब मैं एंड खोल लेता हूँ। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, मतलब y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन विथ बी यूनियन सी। अब देखो, मेरा एलएचएस यही था ना, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो मैंने ये भी प्रूफ कर दिया, समझ में आया। बीच में इक्वल टू, इसका मतलब ये हुआ कि अपने को दोनों तरफ प्रूफ करना है। तो मैं पहले एक बार आरएचएस लेके चला, मैंने एलएचएस प्रूफ किया, और एक बार मैं एलएचएस लेके चला, मैंने आरएचएस प्रूफ किया। सिंस बोथ साइड्स प्रूव हो रहा है, इसका मतलब अपन ने प्रूफ कर दिया है कि ये वाली आइडेंटिटी होल्ड करती है, which is distributive property. Okay, so from here we have proved this distributive property. So now moving on to next question, question number 24. ठीक है, so question number 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है, ओके, इसमें अपने को दिया हुआ है एक सेट दिया हुआ है 100 स्टूडेंट्स का। इसमें अपने को ऐसा दिया हुआ है कि कौन कितने में फेल हुआ है, पास हुआ है। तो इसमें अपने को वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो पहले वेन डायग्राम बना देते हैं। सॉरी, let me take a rectangular box, something like this. ओके, सो इसको मैं साइड में कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा यूनिवर्स है। इसमें मेरे को लेने पड़ेंगे कितने कितने दिए हुए, इंग्लिश मैथ साइंस तीन दिए हुए ना। देन वी हैव टू टेक 3 सर्कल्स। जितने अपने को सब्जेक्ट्स दिए रहेंगे उतने अपने को सर्कल बनाने पड़ेंगे। वन, इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। ठीक है, वी नीड 3 सर्कल्स, नो दैट्स व्हाई। सो लेट्स सेट दिस वन, 1 सेकेंड, मेक इट इन सेंटर। ओके, बिकॉज दे शुड ओवरलैप, नो, दैट्स व्हाई, something like this. Okay, so this is the main thing. Now I have to complete them. So let's complete them. Okay, and okay, ठीक है। तो ये अपन ने ओवरलैपिंग सर्कल्स बना दिए। अपने को जो बोला अपन लोग वो देखते हैं। अपने को बोला है कि पूरा यूनिवर्स में 100 है, मतलब इस पूरे रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो ये मेरा यूनिवर्स है, इसमें 100 एलिमेंट्स है, 100 स्टूडेंट्स है। इसमें मेरे को बोला है कि इंग्लिश में क्या बोला है, मेरे को बोला है 15 पास इन इंग्लिश, 12 पास इन मैथमेटिक्स। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मैथमेटिक्स वालों का सेट लेता हूँ एम। तो लेट्स से ये है मेरा एम मैथमेटिक्स वालों के लिए, ये है मेरा साइंस वालों के लिए एस,
और ये है मेरा इंग्लिश वालों के लिए ई। ठीक है। अब मेरे को क्या बोला है, मेरे को बोला है क्या, मेरे को बोला है एम है मेरे 12 बच्चे, ई में है मेरे 15 और एस में है मेरे 8। 6 है इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों में। इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों में, मतलब इस एरिया में मेरे 6 है, मतलब इस पूरे एरिया में। ठीक है। तो अब जो मेरे को दिया है मैं वो लिखता हूँ। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एरिया में बांट देता हूँ। मतलब लेट्स से ये है मेरा ए, इससे मेरे को थोड़ी आसानी होगी। इसको मैं बोलता हूँ ए, ये है मेरा बी, ये है मेरा सी, ये है लेट्स से डी, फिर लेट्स से ये है ई, ये है एफ और ये है जी। ठीक है। तो ये मैंने एरिया बांट लिया। अब मेरे को जो बोला है मैं वो लिखता हूँ। सबसे पहले ए, पहले मैं लिखता हूँ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ए इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, ए इज रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट्स, मतलब एन, जो इंग्लिश में भी और मैथ्स में भी और साइंस में तीनों में पास हुए हैं। मतलब एन रिप्रेजेंट्स दो स्टूडेंट्स हु पास इन इंग्लिश एंड, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, मतलब इंग्लिश में एंड मैथ्स में एंड साइंस में, तीनों में पास हुए हैं। ठीक है, ये है मेरा ए। और ये कितने बच्चे हैं ऐसे, 4 इन ऑल थ्री, मतलब ये हो जाएगा 4 के बराबर, मतलब ए मेरा 4 के बराबर है। ठीक है। फिर अभी जो मेरा डी है वो है, या फिर ए प्लस डी है, वो वाले बच्चे हैं जो साइंस और मैथ्स दोनों में फंसे हुए हैं। क्योंकि ए प्लस डी जो ये वाला एरिया है, ये किसमें कॉमन है, ये साइंस में कॉमन है और मैथ्स में भी कॉमन है, क्योंकि मैं ए प्लस डी की बात कर रहा हूँ। अगर ए सिर्फ ए की बात करें तो फिर वो इंग्लिश में भी कॉमन होता है, लेकिन ए प्लस डी दोनों में कॉमन है। तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स हु पास इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। वो कितने बच्चे हैं, वो है ए प्लस डी। ए प्लस डी ऐसे बच्चे हैं जो साइंस वाले में कॉमन है और मैथ्स वाले में कॉमन है। ठीक है, मैं सिर्फ ए की बात नहीं कर रहा, मैं ए प्लस डी की बात कर रहा हूँ। तो ए प्लस डी आर दो स्टूडेंट्स जो साइंस में और मैथ्स में दोनों में पास हुए, तो एन बिलोंगिंग टू साइंस एंड मैथ्स। ठीक है, तो साइंस और मैथ्स दोनों में पास हुए। तो ए तो मेरे को पता है 4 है, डी मुझे नहीं पता। 4 + डी इज इक्वल टू जो बच्चे साइंस और मैथ्स दोनों में पास हुए। तो साइंस और मैथ्स दोनों में पास हुए, ये मुझे दिया हुआ है कितना है, 7 इन मैथ्स एंड साइंस, तो ये हो जाएगा 7। तो यहाँ से मेरे को निकल जाएगा डी। डी कितना आ गया, डी आ गया 3। ठीक है, डी आ गया 3। तो डी कौन से बच्चे थे, डी वाले बच्चे थे मतलब ये वाले, मतलब जो मैथ्स में पास हुए और साइंस में पास हुए बस। ठीक है, ए वाले बच्चे जो मैथ साइंस और इंग्लिश दोनों में पास हुए, लेकिन डी आर दो स्टूडेंट्स जो सिर्फ मैथ्स और साइंस में पास हुए, जो सिर्फ मैथ्स और साइंस में पास हुए। ठीक है, और ये वो वाले बच्चे जो मैथ्स और साइंस में तो पास हुए ही, साथ में इंग्लिश में पास हुए। तो जो मेरे को ये डेटा दिया हुआ है ना, 7 इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, इसमें मेरा ए प्लस डी इंक्लूडेड है और मैंने भी सिर्फ डी निकाला है। ठीक है, तो सिमिलर वे में मैं ए प्लस बी भी निकाल लूंगा। ए प्लस बी मेरे कौन से बच्चे हुए, ए प्लस बी वो वाले बच्चे हुए जो मैथ्स और इंग्लिश में पास हुए, मतलब दिस थिंग इज इक्वल टू दो स्टूडेंट्स हु पास इन मैथ्स एंड इंग्लिश, एन एम इंटरसेक्शन ई। ठीक है, जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में पास हुए। ऐसे कितने बच्चे हैं, मैथ्स एंड इंग्लिश कहाँ है, 6 इन मैथ्स एंड इंग्लिश, तो ये 6। तो ए है मुझे दिया हुआ है 4, सॉरी, ए मुझे दिया हुआ है 4, मुझे बी निकालना है, तो बी कितना हो गया, बी हो गया 2। 4 + b = 6 implies b इक्वल टू 2। ठीक है, तो मैं जो जो निकाल रहा हूँ उसको मैं सर्कल कर देता हूँ, b इक्वल टू 2, d इक्वल टू 3। सिमिलर मैं सी भी निकाल लूंगा। सी में क्या होगा, ए प्लस सी वाले बच्चे होंगे जो साइंस और इंग्लिश में पास हुए होंगे। साइंस और इंग्लिश में कितने हुए, साइंस और इंग्लिश में इंग्लिश एंड साइंस में हुए 3, अच्छा 4, और 4 ही मेरा ए है, मतलब सी मेरा 0 हो गया। क्यों, क्योंकि मेरा ए है 4 और ए प्लस सी भी 4 ही है। इसका मतलब मेरा सी कितना हो गया, सी हो गया 0। मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो सिर्फ साइंस और इंग्लिश में पास हुआ हो और मैथ में पास नहीं हुआ, मतलब जो साइंस और इंग्लिश में पास हुए होंगे वो मैथ्स में भी पास हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अभी ए बी सी, अब मैं एक किसी एक सेट को पकड़ लेता हूँ। लेट्स से मैं इंग्लिश वाले को पकड़ लेता हूँ, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। मैं इस इंग्लिश वाले को देख रहा हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश वाले गोले में देखना, तो उसमें क्या रखा जाएगा, ए बी सी और जी। ये वाले बच्चे हैं जो इंग्लिश में पास हुए हैं। इंग्लिश में कितने पास हुए हैं, इंग्लिश में पास हुए हैं 15। ठीक है, अब मेरे को ए बी सी की वैल्यू पता है, तो मैं जी की वैल्यू निकाल लूंगा। ए है 4,
B है 2, 4 + 2 6, C है 0, तो 6 + G = 13, तो G कितना हो गया? G हो गया 7। तो वो वाले बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास हुआ, किसी में पास नहीं हुए, क्योंकि जी वाला सेक्शन है ना जो सिर्फ इंग्लिश का है, वो उसमें ना साइंस आ रहा है ना मैथ्स आ रहा है। तो सिर्फ जो इंग्लिश में पास हुआ वो वाले बच्चे हैं 7। तो ऐसा मुझसे कोई पूछा था कोई सवाल, ऐसा मुझसे नहीं पूछा जहाँ तक तो। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि थोड़ा इसी में बता सकूँ, ताकि फिर आपको दिक्कत ना हो। सॉरी। ठीक है, तो लेट मी क्लियर दिस पार्ट। ओके, तो मैंने ये निकाल लिया, मेरा G7 है। इसमें एनी 15 दिया हुआ है क्या? 15 दिया हुआ है, तो G9 हुआ ना, सॉरी। तो वही G = 9। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ। अब मैं कोई और ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ ए। अब मैं इस वाला ले लेता हूँ, साइंस वाला। तो लेट्स से मेरा A + C +D +F, ये मेरा साइंस वाला हुआ। साइंस में कितने पास हुए हैं? साइंस में हुए हैं, साइंस में हुए हैं कितने? 8। तो दिस थिंग इज = 8। अब मुझको पता है कि मेरा ए की वैल्यू थी 4, ए की वैल्यू है 4, और सी की वैल्यू 0 है, डी की वैल्यू 3 है, तो 4 + 3 7। यहाँ से मेरा एफ निकल आएगा। एफ कितना हो जाएगा? एफ हो जाएगा 1। ठीक है, तो वो वाले बच्चे जो सिर्फ साइंस में पास हुए हैं वो हो जाएंगे 1। तो पहले पार्ट में मुझसे क्या पूछा है? दो स्टूडेंट्स हु पास इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन साइंस। इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स मतलब इन दोनों में, बट साइंस में नहीं है। तो वो हो जाएंगे बी, क्योंकि इंग्लिश और मैथमेटिक्स में A + B आ रहा है, लेकिन ए साइंस में भी पास हुआ है, तो मेरे को चाहिए बी। बी मैंने निकाल लिया 2। तो पहले वाले का आंसर हो गया 2। सेकंड वाले में मुझसे क्या पूछा है? सेकंड वाले में पूछा है इन मैथमेटिक्स एंड साइंस बट नॉट इन इंग्लिश, मतलब मैथमेटिक्स एंड साइंस बट नॉट इन इंग्लिश, तो वो हो गया डी। डी भी मैंने निकाल लिया, डी मैंने निकाला है 3। फिर मुझसे पूछा इन मैथमेटिक्स ओनली, मतलब ई निकालना है मुझे। मैंने ई नहीं निकाला क्या अभी तक? ओके, ई भी मैं निकाल लूंगा कैसे? A + D + B = टोटल। जो मैथ्स में पास हुआ वो है 12, ए है 4, डी है, डी कितना था? डी है 3, और 4 + 3 7 +2 9, और टोटल है 12, तो ई हो गया मेरा 3। ई भी मैंने निकाल लिया, ई हो जाएगा 3, मतलब थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा 3। और इन मोर देन वन सब्जेक्ट ओनली, इन मोर देन वन सब्जेक्ट ओनली, मतलब एक से ज्यादा सब्जेक्ट में पास होने से वही वाले बच्चे बताने हैं। तो इन मोर देन वन सब्जेक्ट ओनली कैसे बताएंगे? इन मोर देन वन सब्जेक्ट ओनली वो हो जाएगा A + B + C + D। क्योंकि मेरे को ओनली का मतलब क्या हुआ कि वो एक सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। इन मोर देन वन सब्जेक्ट ओनली मतलब हो सकता है वो तीनों में पास हुए, हो सकता है वो दो में पास हुए, लेकिन एक में पास होना चाहिए। तो वो कौन सा हो जाएगा एरिया? वो हो जाएगा A + B + C + D वाला, क्योंकि ये वो वाले बच्चे जो कम से कम दो में पास हुए हैं। ए वाले तीनों में पास हुए हैं, लेकिन सी डी और बी कम से कम दो में पास हुए हैं ना। अपने को वही चाहिए, इन मोर देन वन सब्जेक्ट ओनली। लास्ट वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा A + B + C + D, मतलब 4 + 2 6 + C तो 0 है, +D 3, मतलब +9, +6 + 3 9, तो फोर्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। इट इज नॉट टफ एज सच, बस आपने को थोड़ा दिमाग लगा के इसको प्रूव करना है। ओके, सो मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 24th, and now moving on to question number 25. Question number 25 is also in the same line. In a class of 6 students, 25 students play cricket and 20 students play tennis, and 10 students play both the games. Find the number of students who play neither. ठीक है, तो अपने को जो दिया है वो लिखते हैं। इसमें तो आई गेस जरूरत नहीं, पेन डायग्राम में भी दो ही चीजें हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने दिए हुए हैं? टोटल मुझे दिए हुए हैं 60। ठीक है, एन यू मुझे दिया हुआ है 60। ठीक है, फिर क्या है? फिर क्रिकेट कितना खेलते हैं? एन क्रिकेट, ये कितने दिए हुए हैं? ये मुझे दिए हुए हैं 25। ठीक है, फिर क्या बोला है मुझे? टेनिस कितने खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं 20, तो एन टी हो जाएगा 20। ठीक, तो ये मैंने लिख दिया। मुझे क्या बोला है? मेरे को बोला है 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम्स, जो दोनों खेलते हैं, मतलब एन सी इंटरसेक्शन टी, ये मुझे दिया हुआ है 10। ठीक है, और मुझे बोला है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दोनों नहीं खेलते, मतलब एन
मुझे चाहिए एन सी बार यूनियन टी बार, मतलब जो क्रिकेट भी नहीं खेलते और टेनिस भी नहीं खेलते। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ डी मॉर्गन लगा के। मैं बार को बाहर निकाल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन बदल जाएगा यूनियन में, तो हो जाएगा एन सी यूनियन टी का बार। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 - n, पर नहीं टोटल, मतलब टोटल कितना है, टोटल है 60। तो 1 सेकेंड, क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी निकाला ना, मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल रहा हूँ, तो टोटल कितना है, टोटल है 60। तो ये हो जाएगा 60 - n सी यूनियन टी। ठीक है, तो सी यूनियन टी कितना हो जाएगा, सी यूनियन टी हो जाएगा सी प्लस टी माइनस सी इंटरसेक्शन टी। ये फॉर्मूला होता है, अपने पढ़ा हुआ है कि यूनियन इज इक्वल टू सी प्लस टी माइनस इंटरसेक्शन। तो दिस थिंग इज इक्वल टू 25 + 20, मतलब 45। 45 - 10 is 35. This thing is equal to 60 - 35. 60 - 35. That thing is equal to 25. So इसका मतलब मेरा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25। ठीक, तो आई होप समझ में आया होगा। इट वॉज नॉट टफ, जस्ट यू हैव टू अप्लाई ब्रेन एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो दिस वॉज माई क्वेश्चन नंबर 25। नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में क्या बोला है, मुझे देखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 26 में it is saying, in a survey of 200 students of school, it was found that 120 study mathematics, 90 study physics, 70 study chemistry, 40 study mathematics and physics, 30 students this and this, 50 this and this, and 20 none. Find the number of students who study all the three subjects. Okay, तो इसको भी वैसे ही करना है, बस थोड़ा डेटा ज्यादा है तो अपने को उस अकॉर्डिंग इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो इसको भी वेन डायग्राम से कर सकता हूँ, चाहे मैं वैसे भी कर सकता हूँ इसको। तो क्योंकि मैंने एक वेन डायग्राम से कर दिया तो इसको मैं वैसे करके दिखाता हूँ, बाकी यू कैन डू दिस विद वेन डायग्राम ऑल्सो, या फिर मैं इसको वेन डायग्राम से ही कर देता हूँ। इट वुड बी इजी फॉर यू। लेट्स से दिस इज माय टोटल। ओके, देन I have to draw 3 circles because I have 3 subjects. This is one. Okay, now I'll duplicate it. So these are the 3 circles, let's say. Okay, so we complete them. One. Okay, so total is 200। इसमें से लेट्स से ये है मेरा मैथमेटिक्स का, ये है मेरा फिजिक्स का, और ये है मेरा केमिस्ट्री का। ओके, सो 120 स्टडीज में पूरे 120 है, मतलब मुझको एनएम दिया हुआ है 120। एनएम इज 120। ठीक है, देन आई हैव गिवन एनपी कितना दिया हुआ है, एनपी दिया हुआ है 90। एनपी इज इक्वल टू 90। देन एनसी केमिस्ट्री वाले 70 है, तो एनसी इज गिवन टू मी एज 70। ओके, सो मुझको ये डेटा दिया हुआ है। फिर मुझे बोला है कि 30 स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले, मतलब जो इस एरिया में है। इसको मैं लेट्स से ए बोल देता हूँ, मुझे ए निकालना है। ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, तो मेरे को बेसिकली ए प्लस बी दिया हुआ है, कितना, ए प्लस बी दिया हुआ है, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले दिए हुए हैं ना। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले कितने दिए हुए हैं, नहीं नहीं, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स वाले नहीं है। अच्छा, 30 स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो ये ए प्लस बी दिया हुआ है 30। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है मुझे, फिर मुझे दिया हुआ है 40 स्टडी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स मतलब ये वाला है, मतलब ए प्लस डी वाला, ए प्लस डी दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है मुझे 40। देन मुझे दिया हुआ है 50 स्टडी केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कौन सा हो गया, सी प्लस ए वाला। कितने हैं ये है 50। ओके, सो दिस आर द इक्वेशंस। देन क्या दिया हुआ है, 20 नॉन ऑफ द सब्जेक्ट्स। 20 कुछ भी नहीं पढ़ते, मतलब 20 एंड 20 नॉन ऑफ द सब्जेक्ट्स, मतलब 20 इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ता है। तो वो हो जाएंगे जो इस बाहर वाले एरिया में लाई कर रहे होंगे, बिकॉज 20 इज नन। इट इज बेसिकली
टोटल माइनस मतलब 120 माइनस मतलब मेरे को बेसिकली इसका एरिया मिल जाएगा। इस टोटल में कितना हो जाएंगे, टोटल में हो जाएंगे 200 माइनस 20 मतलब 180 हो जाएंगे। अब मेरे को ये निकालना है, मेरे को निकालना है वर्ल्ड स्टूडेंट्स जो तीनों में पढ़ते हैं, जो मतलब मेरे को ए निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो उसको मैं कैसे करूंगा? हम्म ओके, सो आई हैव बीन गिवन वन इक्वेशन कि मेरे जो टोटल है वो है 180 ना। तो बेसिकली मेरे को ए निकालना है, तो उसमें कैसे करें अपन? पर इसको ऐसे कर सकते हैं ना कि वर्ल्ड स्टूडेंट्स एंड जो लेट्स से मैथ्स पढ़ते हैं या फिर फिजिक्स पढ़ते हैं या फिर केमिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर तीनों पढ़ते हैं, मतलब कौन सा एरिया ले लिया मैंने? मैंने तीनों सर्कल के अंदर वाला एरिया ले लिया, मतलब ये पूरी सर्कल की जितनी भी बाउंड्री है ना, इसका एरिया वाला, इसका अंदर वाला एरिया, ये मुझे दिया हुआ है कि ये टोटल 180 है। तो अब मैं इससे खेलूंगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इसका फॉर्मूला होता है NM, जितने भी हैं उन सिंगुलर को ऐड कर दो, मतलब NM प्लस NP प्लस NC। ठीक है, अब अपन ने ऐड कर दिया। अब आई सब्ट्रैक्शन की बारी, माइनस दो दो का इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस N M इंटरसेक्शन P माइनस N P इंटरसेक्शन C P इंटरसेक्शन C माइनस N C इंटरसेक्शन M माइनस N C, सॉरी, C इंटरसेक्शन M। कर दिया इंटरसेक्शन माइनस, अब बस एक एलिमेंट प्लस करना है जो कि है तीनों का यूनियन, प्लस N तीनों का यूनियन, मतलब M यूनियन P, सॉरी, M यूनियन P यूनियन C। ठीक है, इससे मुझे क्या निकल जाएगा? मेरे को एन एम यूनियन पी यूनियन सी तो निकालना है, वो तो मेरा ए दिया हुआ है। तो बस जब मेरे को वैल्यू दी वो मैं डाल देता हूँ। एन एम एम यूनियन पी यूनियन सी कितना दिया हुआ है? 180, क्योंकि 200 माइनस 20 इज इक्वल टू 180, इज इक्वल टू एन एम है 120 प्लस एन पी है 90 प्लस 90 प्लस एन सी है 70 प्लस 70 माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी, एम इंटरसेक्शन पी मतलब ए प्लस डी है कितना? 40, तो माइनस 40 माइनस एन पी इंटरसेक्शन सी, पी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा ए प्लस बी, वो है 30। फिर सी इंटरसेक्शन एम, वो हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन एम हो जाएगा ए प्लस सी, वो है 50 प्लस जो मुझे निकालना है, तो उसको मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, तो बस क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मेरे को एक्स मिल जाएगा, ये एक्स को मुझे निकालना है। तो हो जाएगा 120 प्लस 90 इज 210 प्लस 70 280 हो जाएगा। 280 माइनस 40 इज 240, 240 माइनस 30 210, 210 माइनस 50 हो जाएगा 160। तो बेसिकली 180 इज इक्वल टू 160 प्लस एक्स, एक्स कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा 20। तो एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 160, दैट इज इक्वल टू 20। तो इसमें ये बिल्कुल भी इसको ऐसा मत सोचना है कि जितने बिल्कुल एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, दैट थिंग इज इक्वल टू जितने सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बस ऐसी वैल्यूज दी हुई थी कि वो दोनों बराबर आ गए, बट ये अपने को थ्योरेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा, ये हमेशा इक्वल नहीं आएगा। तो बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस ये एम यूनियन पी और एम इंटरसेक्शन नहीं, मतलब दो सेट का यूनियन और दो सेट का इंटरसेक्शन, उसके बीच में जो फॉर्मूला होता है उसका मैंने एक्सटेंडेड वर्जन लगाया है तीन के बीच में। वो क्या होता है? तीन का यूनियन इज इक्वल टू सिंगल वालों का एडिशन माइनस डबल वालों का इंटरसेक्शन प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। वो वाला मैंने फॉर्मूला लगाया क्योंकि मेरे को उसके हिसाब से वैल्यूज दी हुई थी, और जो मेरे को निकालना था मतलब ए, वो मैंने निकाल लिया। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। इट वॉज नॉट टफ एज सच, बस थोड़ा सा मतलब वही वेन डायग्राम आपको देखना आना चाहिए। ओके, सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 27। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 27 is again the on the same line. Okay, let me solve question number 27. uh, Question number 27. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है? तो एक फैमिली दी हुई है, हाउस में 10,000 लोग रहते हैं,
उसमें से मुझे बोला है, क्योंकि इसमें परसेंटेज इसलिए मैं सॉल्व कर लेता हूँ ये वाला। 40% फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर ए, 20% बाय न्यूज़पेपर बी, 10% बाय न्यूज़पेपर सी एंड 5%, मतलब वही सब डेटा दिया हुआ है। द नंबर ऑफ, वापस वही वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे। सो लेट्स मेक वन डायग्राम। ठीक है, वापस वही 3 सर्कल की 3 फैमिली दी हुई है। 1, then duplicating it, then again duplicating it. Okay, so let me make it here and let me make this one here. Okay, so इसको complete कर देते हैं. I don't know why this software is not providing overlapping circles. Okay, so in this way, इसको बोलते हैं न्यूज़पेपर A, इसको बोलते हैं न्यूज़पेपर B एंड इसको बोलते हैं न्यूज़पेपर C. ठीक है, अब जो मुझे दिया वो लिखता हूँ, टोटल है 10,000, टोटल है 10,000. ठीक है, फिर मुझे वापस क्या पूछा है, सबसे पहले पूछा है परसेंटेज ऑफ फैमिलीज विच बाय न्यूज़पेपर ए ओनली, जो सिर्फ न्यूज़पेपर ए खरीदती है, मतलब मेरे को ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा उसका आंसर, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने 3 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं. वो हो जाएगा टोटल ए वाले कितने हैं, माइनस वो वाले जो इस रीजन में आ रहे हैं, मतलब जो ए और बी वाले में आ रहे हैं, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, फिर मेरे को सिर्फ ए वाले चाहिए ना, तो मैंने ये वाले रीजन वाले हटा दिए, जो इस रीजन में आ रहे हैं. मतलब इसको अगर मैं ए बोलूँ और इसको अगर मैं बी बोलूँ, तो मैंने ए प्लस बी को हटा दिया, इसको मैं सी बोल देता हूँ. मेरे को सी को भी हटाना पड़ेगा, तो माइनस वो वाले जो ए और सी दोनों में आ रहे हैं, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी. ठीक है, लेकिन अब इसमें एक दिक्कत ये हुई, इसमें एक दिक्कत ये हुई कि जो, अब मैंने क्या माइनस किया, मैंने माइनस किया बी प्लस सी. पहले माइनस किया था ए प्लस बी, तो मैंने बी 2 का माइनस कर दिया, तो मेरे को एक बार बी को ऐड करना पड़ेगा. तो बी क्या है, बी वाले हैं जो तीनों पढ़ते हैं, तो मेरे को वो एक बार प्लस करना पड़ेगा क्योंकि उसको मैंने 2 बार माइनस कर दिया है. बेसिकली प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनेगा, इसमें कोई रेडीमेड फॉर्मूलाज नहीं होते, आपको वेन डायग्राम देकर बनाने पड़ते हैं. तो मुझे क्वेश्चन में एन ए दिया हुआ है 40%, सो दिस इज इक्वल टू 40 माइनस ए यूनियन बी, मतलब जो ए और बी दोनों पढ़ते हैं, वो दिया हुआ है कितना, वो दिया हुआ है 5, ए यूनियन सी दिया हुआ है 4, और जो तीनों पढ़ते हैं वो दिया हुआ है 2%. सो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 40 माइनस 9 इज 31 प्लस 2 33%. फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया कितना, 33%. ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट पार्ट. देन सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में बोला है नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय नन ऑफ ए बी एन सी, मतलब मुझे बाहर वाला एरिया निकालना है बेसिकली. तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल एन यू यूनिवर्स माइनस जो इस सर्कल के एरिया के अंदर है. सर्कल के एरिया के अंदर क्या होता है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, दैट इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी. ठीक है, ये होता है. तो अब ए एन ए यूनियन बी यूनियन सी टोटल कितना, टोटल है 10,000. बेसिकली 10,000 माइनस एन ए यूनियन बी यूनियन सी कितना हो जाएगा, ये वापस हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन तीनों का इंटरसेक्शन, जो मैंने पहले फॉर्मूला लिखा हुआ था. तो मैं फॉर्मूला में सीधे डायरेक्टली वैल्यूज डालता हूँ. एन है, एन ए दिया हुआ है 40, एन बी दिया हुआ है 20, एन सी है 10, फिर ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है 5, फिर बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है 3, सी इंटरसेक्शन ए दिया हुआ है 4, और तीनों का इंटरसेक्शन इसके मैंने पहले बताया था दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2. ठीक है, तो उसको सॉल्व लेते हैं, कितना हो जाएगा 40 प्लस 20 प्लस 10 हो जाएगा 70, 70 माइनस 5 65 माइनस 3 62 माइनस 4 58, 58 प्लस 2 अगेन 60. तो बेसिकली हो जाएगा 10,000 थोड़ी होगा, मैं तो 5% लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पर 100% आएगा बेसिकली. तो 100% माइनस 60% कितना हो जाएगा 40%. तो यहाँ से जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 40%. तो ये हो जाएगा मेरे सेकंड पार्ट का आंसर. तो यहाँ पे 100% है.
100, ठीक है। तो इस तरीके से मैसेज इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 28 इज अगेन सेम कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन जो अपन ने अभी ऊपर 3-4 के टाइप ऑफ क्वेश्चन है। सो आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू एक्सरसाइज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज इट इज ऑन द सेम लाइन जैसे अपन लोग ऊपर 24, 25, 26, 27 करके आए हैं। सेम तरीके से वेन डायग्राम बना के यू हैव टू जस्ट थिंक ओवर इट एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आई थिंक दिस मच इज एनफ फॉर दिस सेशन एंड फ्रॉम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अपन लोग नेक्स्ट सेशन में करते हैं। सो वी हैव सॉल्व टिल क्वेश्चन नंबर 28 एंड आई होप समझ में आया होगा। देखो इसमें कुछ नहीं है, जो पहले वाले अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें तो अपने को जस्ट प्रूव करना था। उसमें आप इफ यू विल प्रैक्टिस 3-4 क्वेश्चंस यू विल गेट टू नो द वे अपन लोग को एलएचएस को लेकर सॉल्व करना है क्या एचएस को लेकर सॉल्व करना है। अपन लोग को एक एलिमेंट लेना है एक्स, उसको अपन को एक सेट का पार्ट मानना है, फिर अपने को दूसरी चीज प्रूव करनी है। उस टाइप से अपन लोग उस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को। एंड देन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच इन्वॉल्व्स वेन डायग्राम इज आल्सो समथिंग व्हिच यू हैव टू थिंक ओवर इट कि कौन सा एलिमेंट किस में इंटरसेक्ट कर रहा है, किस में यूनियन आ रहा है, कहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है। अगर you will solve 2-3 questions then you will get an hold over it and then you can easily move ahead. So I hope समझ में आया होगा। कोई पार्ट अगर समझ में ना आया हो तो रिवर्स कर लेना वीडियो को। So I hope you have understood it and these objective type of questions we will proceed further in our next session. So okay then, bye till then.